अब देखो, तो बेसिकली एक असाइनमेंट अगर कोई दे सकते हो तो असाइनमेंट दे दो, एवरीबॉडी हैज देयर ओन असाइनमेंट। तो बेसिकली हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी सारे क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आपको। मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट 10-11 क्वेश्चंस में शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हैव यू डन क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉपर्ली? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है, ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहते हैं हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेप्टेन भी एक लिक्विड है और ऑक्टेन भी एक लिक्विड है। अगर आपको एक चीज समझ में आती है कि ऑक्टेन इज अ पार्ट ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल जैसे लिक्विड है तो ऑक्टेन भी एक तरीके का लिक्विड कंपोनेंट ही है। तो कहता है एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। अगर प्योर हेप्टेन है तो क्या मैं इसको प्योर हेप्टेन पी एफ नॉट लिखूं? क्या उसकी वैल्यू हमें दे रखी 105.2 किलो पास्कल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ऐसे ही प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर अपने को दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। मुझे इसे देखकर आप बताइए कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है। टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर फॉर्म में? बताओ। हेप्टेन, हेप्टेन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब हेप्टेन ज्यादा उड़ रहा है, और हेप्टेन ज्यादा उड़ रहा है मतलब तो उसके बीच के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हेप्टेन का कहते हैं व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार। जब हमने 25 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन को मिलाया है किसके साथ बेटा? 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन के साथ। जब हमने 25 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन को मिलाया है 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन के साथ। ये सवाल है। तो आप देखो क्या हमने चीज पढ़ी थी, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी मिक्स करते हैं तो क्या हमने ये पढ़ा था कि एक बीकर में, ये जिन्होंने अटेंड नहीं किया विदुषी मोक्षिका उन सबके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने देखो कि अगर दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हो, ए भी लिक्विड है बी भी लिक्विड है, समझिएगा, तो होगा क्या कि बी भी उड़ेगा और ए भी उड़ेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन फॉर्म में ए का कितना बना तो वो डिपेंड करता है कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। ये पढ़ा था हमने। अगर तुमने ए ज्यादा डाला तो ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अगर तुमने बी का अमाउंट ज्यादा डाला तो बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब पी ए नॉट काई ए और पी बी शैल बिकम पी बी नॉट काई बी। तो बेसिकली बात ये है कि अगर सॉलिड डालते हो तो सॉलिड नहीं उड़ता पर पानी उड़ता है। पर यहाँ पे आपने दोनों लिक्विड्स मिक्स करे, तो दोनों लिक्विड्स मिक्स करे वो मुझे कैसे पता चला? मुझे दोनों ही कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर दे दिया गया। तो इससे मुझे क्लियर होता है कि भाई दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड थे। तो समझ रहे हो कि सवाल को पढ़ के मैं कैसे बताऊं कि ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप है या ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप है? सवाल पढ़ो, एक कंपोनेंट का ही वेपर प्रेशर है तो वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप है। नहीं तो दूसरी पहचान ग्लूकोज यूरिया ये सब पढ़ा हो तो ये सब सॉलिड है। शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया ये सब सॉलिड है। तो बाकी कंपोनेंट आपके क्या होंगे? लिक्विड होंगे। और एक का वेपर प्रेशर प्योर पता हो तो मतलब समझ जाओ एक लिक्विड है एक सॉलिड है। अगर दोनों का वेपर प्रेशर पता हो तो समझ जाओ दोनों लिक्विड है। तो क्या यहाँ का टोटल प्रेशर जो पी टोटल बीकर के ऊपर बनेगा क्या वो ए का वजह से भी बनेगा और बी की वजह से भी बनेगा? बताइए। तो अगर वो ए की वजह से ही बनेगा तो पी टोटल कितना आएगा? पी ए मेरे पास होता है पी ए नॉट काई ए और बी का वेपर प्रेशर होता है पी बी नॉट काई बी। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा था जब आप में से कोई एक दो बच्चे शायद नहीं थे। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये कंपोनेंट है लिक्विड इन लिक्विड टाइप का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप बताओ। तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या है? C7। हेप्ट मतलब 7 कार्बन और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो C7H into 7+2 तो क्या आ गया? C7H16 और यहाँ आ गया C8H28 16 18। तो इसका मोलर मास बताओ। 12 7 84 + 16 तो कितना आ रहा है बेटा? 90। ये 100 ग्राम आ गया और ये कितना आ गया? 96 + 18 तो ये कितना आ गया? 14 और 114 ग्राम पर मोल। क्या ये इसका मोलर मास आ गया? हाँ या ना बोलो। तो अगर मुझे मोलर मास मिल गया तो क्या मैं मोल्स निकाल दूं? बताओ। तो मैंने मिक्सचर में मिलाया 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन। तो क्या मेरे पास काई ऑफ हेप्टेन आ गया?
क्या काई ऑफ हेप्टेन क्या है बताइएगा? मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या मोल्स ऑफ हेप्टेन निकाल दें? एन ऑफ हेप्टेन क्या आएगा? एन मतलब मोल्स, तो गिवन मास ऑफ हेप्टेन है 25 ग्राम और मोलर मास है 100 ग्राम। तो क्या ये मेरे पास 0.25 मोल्स आ जाएंगे बताइए? और मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने हैं मोक्षिका? देखो समझ में आ रहा है, 35/114। तो ये कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ? क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे? तो ये डिवाइड जितना भी होगा, डेसिमल में बताना कितना आ रहा है? 35/114। हाउ मच इज इट कमिंग आउट टू बी? 0.30। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.30 मोल्स। तो अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन काई ऑफ हेप्टेन, तो काई ऑफ हेप्टेन के लिए मुझे मोल्स ऑफ हेप्टेन ऊपर रख देनी चाहिए 0.25 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। युवराज एंड हर्ष, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। तो काई ऑफ हेप्टेन मेरे पास आ जाएगा 0.25 अपॉन 0.75, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 25/75 which is 25 3s are, तो 1/3। तो मोल फ्रैक्शन अगर हेप्टेन का 1/3 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन बताओ क्या आएगा? दो कंपोनेंट्स में से एक का मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो क्या 1 में से माइनस कर दो तो 2/3 आ जाएगा। 1 माइनस 1/3, तो बस पी टोटल निकालो अभी। तो पी टोटल शैल बी व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हेप्टेन है तो 105.2 किलो पास्कल है। मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/3 इंटू 1/3 हेप्टेन का, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मेरे लिए ऑक्टेन है तो 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? 2/3। तो बस इनको जोड़ दो तो पी टोटल ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। कैन वी सॉल्व दिस आउट? सो दिस इज गोइंग टू बी 105.2 इंटू 1 प्लस 2 8 16, 2 6 12 13, 2 4 8 और 93.6/3। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? अभिषेक आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो मोल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, कितना आ रहा है? पॉइंट पॉइंट ये हो गया 8 और 3 और 5 ये फिर हो गया 8 पॉइंट और 9 हो गया, तो 198.8 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 18, फिर 3 6 18 और फिर 3 2 6, तो 66.2 किलो पास्कल। 66.2 किलो पास्कल इतना प्रेशर बनेगा एक डब्बे के ऊपर जिसमें आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 14। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना काम में आया तुम लोग को? कन्वर्जन मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पर कैन यू जस्ट डू दिस राइट नाउ? यहाँ पर आंसर बाहर में लाना है, वो देख लेंगे, ठीक है? इतना सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। कहता है द वेपर प्रेशर्स ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर, इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, देखिएगा, रीड करो क्वेश्चन को। क्या उसमें दोनों, इथेनॉल क्या है बेटा? एथ, एथ का मतलब दो कार्बन, इथेनॉल। तो इथेनॉल मेरे पास है C2H5OH और मिथेनॉल मेरे पास क्या है? CH3OH। यस और नो? तो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज 44, मतलब P इथेनॉल नॉट 44.5 एंड वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल नॉट इज 88.7। मुझे बताओ ज्यादा कौन उड़ रहा है? mm ऑफ Hg में दे रखा है भाई, mm ऑफ Hg का दूसरा नाम, mm ऑफ Hg का दूसरा नाम टॉर। तो कहता है an ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 grams of ethanol, इसका 60 ग्राम ले लिया, and 40 grams of methanol. Calculate the total vapor pressure of the solution. ठीक है, और आगे वाला जो कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वेपर फेज, ये प्लीज इसको होल्ड पे डाल दो बिकॉज ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ मोल क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वेपर फेज। तो छोड़ो, सवाल देखो तुम्हें क्या दे, क्या पहले वाला सवाल समझ में आया? मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है? लिक्विड इन लिक्विड टाइप, ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप? लिक्विड इन लिक्विड टाइप। किस हिसाब से पता चला? दोनों का वेपर प्रेशर, तो ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप। लिक्विड इन लिक्विड टाइप है तो क्या फॉर्मूला बनता है? पी टोटल का। पी टोटल का मतलब क्या समझे कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर जो यहाँ वेपर प्रेशर है वो क्या है, और ये वेपर प्रेशर किसने बनाया है? जो यहाँ से लिक्विड ए और बी उड़े हैं। तो क्या मुझे बताओ गिवन मास इसका क्या हो जाएगा? C2H5OH का, बोलो C2H5OH का GMM बताओ। 12 दूनी 24
प्लस 5 प्लस 1 इस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 30, 46 ग्राम्स पर मोल। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल बता दो, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या आ जाएगा, गिवन मास 60 बटे मोलर मास 46, इतने मोल्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आ गया 30/20 आया ना। अब ये चीज पे मैं रुकूं कि समझाऊं कैसे, गिवन मास और मोलर मास आता है ना तो समझ में। तो यहाँ देखो, यहाँ मोल्स ऑफ मिथेनॉल बताइए, तो गिवन मास कौन है 40, सॉरी हाँ 40, और मोलर मास क्या है, कार्बन का है मास 12, हाइड्रोजन का है 3, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन का 3 है, प्लस ऑक्सीजन का है 16 और एक हाइड्रोजन का है 1, तो 15 16 16 16 32, गिवन मास बाय मोलर मास 32 ग्राम्स पर मोल हमारे लिए मोलर मास है मिथेनॉल का। इज दैट क्लियर अभिषेक, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? तो क्या मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाए इथेनॉल का, बताओ मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का क्या होगा 60/46, गिव मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही बनेगा ना काई का फॉर्मूला। तो बताओ 60/46 प्लस 40/32 आया ना, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। ठीक है कर सकते हैं। अब डाल दो फॉर्मूला, दोनों लिक्विड है, ऐसे इसका काई निकाल दो, इसका जो काई निकालोगे एक ही का निकाल लो, उसको बाद में घटा लेना, डबल डबल कैलकुलेशन मत करो। तो करो इसका, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 60/46 अपॉन 60 into 32 प्लस 40 into 46 into 46 into 32, और नीचे आ जाएगा आपका ये, तो 6 to 12 और 18 19 1920 प्लस 4 6 24 2 16 18 1840, तो 46 से 46 चला गया आपका, तो ऊपर आंसर आ गया 60 into 32 by 1920 into 1890, तो 0 से 0 चला गया और 6 से जाएगा क्या, 6 3 18 6 2 12 320, तो ये आ गया 10, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/1890। 1890 is the chi of solute, और सॉरी chi of ethanol, समझ में आ रही है बात? तो क्या chi of methanol में लिख दूं 1889/1890, 1 में से घटा दूं उसको, आगे बात समझ। तो मेरे को इसको डेसिमल में लाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे फंडा समझ में आ रहा है मैंने क्या करा, मुझे लिक्विड इन लिक्विड दिख गया, तो लिक्विड इन लिक्विड का फॉर्मूला पी टोटल का क्या होता है, अभी लिखा था मैंने, पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट काई प्लस पीबी नॉट काई। तो ए मेरे लिए इथेनॉल है और बी मेरे लिए मिथेनॉल है, तो लगाओ जरा पी ए नॉट का वैल्यू, प्योर का वेपर प्रेशर है 44.5, मोल फ्रैक्शन कितना है 1/1890 प्लस मोल फ्रैक्शन उसका कितना है 88.7 इनटू कितना आएगा बोलो 1889/1890। अभिषेक तेरा कोई भी डाउट हो बेटा तभी बोलियो तुरंत, तो ये आ जाएगा 44.4, अर्थ देखो समझ में आ रहा है, तो दैट इज 88.7 into 1889, जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 1890। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पी टोटल इन एमएम ऑफ एचजी। कन्वर्जन बाद में दिखेंगे, पर फिलहाल के लिए तुमको फंडा समझ में आया। जिस यूनिट में अपने को वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं, हमारा फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में निकलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट? फंडा क्लियर है? ठीक है जी। क्वेश्चन सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। मैं थोड़ा सा अभी ये चाहूंगी, फिर वैसे तो डिस्कस कर लेना चाहिए, कोई हर्ष तो है नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। एनीवे देखो 16 देखो पहले 16 क्वेश्चन देखो, इतना सामने आ गया सब लोगों को, बोलो। 16 क्वेश्चन देखिएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीबॉडी। युवराज इज इट क्लियर? पक्का? कहीं पे भी कोई दिक्कत? सवाल पढ़ो, 16वां क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन। जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 16।
क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 16 कहता है एट 110 केल्विन, 110 केल्विन पर the vapor pressure of an ideal solution containing 2 moles of A, तो एक सोल्यूशन बनाया जिसमें 2 मोल A और 3 मोल B मिला है। तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो है 550 mm ऑफ Hg। समझ रहे हो? 550 mm ऑफ Hg, ये पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जब तुमने 2 मोल A और 3 मोल B मिलाया। आगे बढ़ो। एट द सेम टेम्परेचर, 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता है इफ 1 मोल ऑफ B इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल A मिला दिया, मतलब अब मेरे पास 3 मोल A हो गया और मोल्स B के तो कोई चेंज ही नहीं हुए, 3 मोल्स B है। सब पढ़ो सवाल। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ B इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, अच्छा B ऐड करें, अच्छा तो मोल्स ऑफ A तो बदले नहीं, B 4 मोल हो गए, आया ना? At the same temperature, if 1 mole of B is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm. मतलब जितना पहले था, अब P टोटल 560 mm of Hg हो जाएगा, 10 से बढ़ गया। तो सवाल कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन देयर प्योर फॉर्म्स। समझ रहे हो? बताओ जरा, पहले केस में काई ऑफ A बताओ फटाफट से, तुमको मोल्स तो दे रखे हैं। पहले केस में काई ऑफ A बताओ, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, 2/5। तो काई ऑफ B क्या आ जाएगा दूसरे सिचुएशन में? 3/5। अरे हाँ या ना? और A का वेपर प्रेशर मान लो PA0 है और B का वेपर प्रेशर मान लो PV0 है। यहाँ बताओ सेकंड केस में काई ऑफ A क्या आ रहा है? केस 2 में 2/6, मतलब 1/3, और काई ऑफ B कितना आ रहा है? 4/6, मतलब 2 दूनी 2 3, सो 2/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? लॉजिक क्लियर है? तो आपको मोल्स दे रखे हैं, आप क्या करेंगे मुझे बताओ? हाउ वुड यू डू दिस? तो मुझे बताओ, क्या पहले सिचुएशन में P टोटल का फॉर्मूला मैं लिखूंगी PA0 काई A प्लस PB0 काई B, क्योंकि बोल रहे दोनों का वेपर प्रेशर निकालो, पढ़ो सवाल। तो दोनों का वेपर प्रेशर निकालो मतलब लिक्विड इन लिक्विड टाइप है, और लिक्विड इन लिक्विड टाइप में ये फॉर्मूला बनता है। तो क्या PA0 तो पता नहीं है, तो काई A है 2/5 काई A टाइम्स PA0, काई B क्या है 3/5 टाइम्स PB0 इक्वल्स टू 550। डू यू अंडरस्टैंड? आया ना? तो क्या मेरे लिए 550 इधर चला जाएगा, तो ये बन गया 2 टाइम्स PA0 प्लस 3 टाइम्स PB0 इक्वल्स टू 550। तो कितना हो गया? 250 प्लस 25, 250 प्लस 25 275। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2750। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सबको? यहाँ बताओ PA0 काई A, तो काई A इंटू PA0 प्लस काई B इंटू PB0, काई B इंटू PB0 शुड गिव मी 560। तो क्या यहाँ से PA0 प्लस 2 टाइम्स PB0 क्या मेरे पास जाएगा 1500 और 180, तो 1680 आया ना? ठीक है, तो क्या मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई? एक इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स PA0 प्लस 3 टाइम्स PB0 इक्वल्स टू 2750। कैन वी सॉल्व दीस टू इक्वेशंस? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 वाला मेथड लीनियर इक्वेशन। कैन वी सॉल्व टू इक्वेशंस और नॉट? बोलो। अब ये चीज मैं नहीं समझाऊंगी, समझ में आ रही है? अभिषेक कैन यू डू दिस क्वेश्चन बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थोड़ा समझाना पड़ेगा बट समझ लो। हो गया? PA0 PB0 निकल जाएगा। अभिषेक कैन यू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस बेटा? इसका आंसर एक का 460 और एक का 610 आना चाहिए। आ रहे?
अभिषेक आ रहा है बेटा क्वेश्चन, इधर युवराज का आ रहा है 407। हो गया? चलो और क्वेश्चन करो एक और। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन 13 फिर मैं समझाती हूँ। आप देखो क्या कह रहे हैं, देखो जब भी सूखी हवा होती है ना, तो सूखी हवा एग्जैक्टली क्या करती है कि जहां पे भी मॉइस्चर होता है जितना भी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब सवाल तुम ये पढ़ो, क्वेश्चन क्या है क्या, ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, 13 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको ये कह रहा है, एक बार वो ड्राई एयर को कहते हैं, ड्राई एयर को सक्सेसिवली, मतलब एक बार इट वाज पास थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार ये हमारा सॉल्यूशन था, ये हमारा सॉल्यूशन था, कैसा सॉल्यूशन था, जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट था और 80 ग्राम वाटर था, ठीक है, जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट था और 80 ग्राम पानी था। तो इसके ऊपर से हमने ड्राई एयर पास कराई, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा, ड्राई एयर का कुछ वजन मान लो, और ड्राई एयर का कुछ वजन मान लो, तो जब वो ड्राई एयर इसके ऊपर से गई तो क्या सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती गई, तो क्या इस वक्त पे जो ड्राई एयर का वजन आया होगा कि वेट ऑफ ड्राई एयर ओवर सोल्यूशन, जो अपना वजन होगा वो तो होगा ही, है ना, पर इसने क्या एक्स्ट्रा उठाया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या ये इधर सिचुएशन में
क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बताओ बताओ भाई, जितना यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे 10 ग्राम पानी होगा, तो यहाँ 10 ग्राम इसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो जितना यहाँ वेपर प्रेशर बनेगा, वो वेपर प्रेशर ज्यादा यहाँ कब होगा? जब यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। जब यहाँ उड़ के मॉलिक्यूल्स कम गए होंगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। तो क्या ड्राई एयर ने जब इसके ऊपर से पास करेगी तो क्या वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी? तो क्या ड्राई एयर के वजन में भी कुछ बढ़ाव आएगा? सही बात है। तो हम ये कह रहे हैं जो बढ़ा हुआ मास है ड्राई एयर का सोल्यूशन के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आगे पढ़ो क्या कहता है। कहता है एंड देन थ्रू प्योर वाटर, एंड थ्रू प्योर वाटर, एंड देन थ्रू प्योर वाटर। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ प्योर वाटर के ऊपर चढ़ा दिया, तो ड्राई एयर को फिर हमने प्योर वाटर के ऊपर भेज दिया, आया ना। अब जब ड्राई एयर के ऊपर भेज दिया तो क्या कह रहे हैं, द लॉस इन द वेट ऑफ सोल्यूशन वाज 2.5 ग्राम। अब यहाँ देखो हुआ क्या था भाई, मेरे को लग रहा था सोल्यूशन का वजन है 85 ग्राम्स, तो ना बात को, पर इसमें से जो पानी उड़ा वो 2.5 ग्राम उड़ा होगा, जिसको ड्राई एयर उठा के ले गई। तो जब मैंने ड्राई एयर पास कराने के बाद इसका वजन नापा तो 2.5 ग्राम हवा ले गई, तो इसका वजन 2.5 ग्राम घट गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो कहते हैं देन थ्रू प्योर वाटर, तो ये ड्राई एयर को आपने प्योर वाटर के थ्रू पास कराया। आप समझना, सेम ड्राई एयर है बेटा, सेम ड्राई। पहले बिल्कुल सूखी आई थी, कुछ नहीं था इसके अंदर, तो इसमें मान लो यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर था। ध्यान से सुनना, पहले अपना दिमाग मतलब सुनो। 5 एटमॉस्फेयर सोल्यूशन के ऊपर था, क्या प्योर वाटर के ऊपर उससे ज्यादा 6 हुआ होगा? सोचो। अब बात ये है कि अगर मान लिया जाए कि जितना प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, मान लो हमने उसको ड्राई ही इतना किया कि ये 6 एब्जॉर्ब कर सकती है, पर जब ये ड्राई एयर सोल्यूशन के ऊपर से होके आई तो 5 एटमॉस्फेयर से पहले ही एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जब वही जो थोड़ी सी तो गीली हो गई ना गैस, तो अब वही जो गैस इसके ऊपर सोल्यूशन में से पार करेगी, तो क्या वो पूरा 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगी या सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगी? सिर्फ 1। कम करेगी ना। और कितना करेगी भाई, अगर यहाँ से वो 5 ग्राम मॉइस्चर उठा के लाई और यहाँ पे 7 ग्राम ने वेपर बना रखा है, और ड्राई एयर ने यहाँ से 5 ग्राम हवा में से 5 ग्राम पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या ड्राई एयर में 5 ग्राम पानी पहले से ही आ गया? अब जब वही इसके ऊपर पार करेगी तो क्या 5 ग्राम तो कर ही चुकी है। सेम सक्सेसिविटी का मतलब क्या है कि हवा बदली नहीं है, वही हवा इसमें से होती हुई चली गई, तो जितना यहाँ से उठाया पानी तो 5 ग्राम तो उठा ही चुकी। अब यहाँ 7 ग्राम पानी का वेपर है, तो क्या 7 ग्राम थोड़ी यहाँ से उठाएगी, तो 5 ग्राम उठा चुकी, तो बचा कुछ आप कितना ऑब्जर्व करेगी? 2 ग्राम और करेगी। तो समझ रहे हो? तो क्या यहाँ पे सारा वेपर ड्राई एयर ले जाएगी कि सिर्फ 2 ग्राम? और यहाँ पे पूरा वेपर ले जाएगी, तो क्या यहाँ पे घटाव मास में आएगा 5 ग्राम का, और क्या यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर घटाव आएगा 2 ग्राम का। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इसका वेपर प्रेशर P था और इसका वेपर प्रेशर P0 था, तो क्या यहाँ पे जो इसका घटाव आया वो डायरेक्टली प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? क्योंकि पूरा का पूरा वेपर उड़ा के ले गई ड्राई एयर, लेकिन यहाँ पे जो घटाव आएगा क्या वो P0 माइनस P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? बताओ। क्योंकि P0 माइनस P का जो वेपर प्रेशर का गैप था, क्योंकि P तो पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी, अब यहाँ से कितना उठाएगी? P0 माइनस P। बात समझ? तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर हम क्लोज कंटेनर ले लेते, समझो इस बात को, ये सवाल क्या सोच के बनाया गया सवाल, तुम समझ रहे हो? आज तक मैंने तुमको जब भी RSVP समझाया, मैंने बोला कि भाई कंटेनर क्लोज था, तो जो लिक्विड हम लेते थे तो हम ये कहते थे कि भाई यहाँ पे जो लिक्विड A या B जो भी लिया है वो उड़ के यहाँ है, तो बाहर थोड़ी निकल गया, तो डब्बे का वजन तो वही है। समझे? अब इसने क्या करा, अब इसने इसके ऊपर से ड्राई एयर ऐसे पास करा दी, 2 सॉल्यूशंस कनेक्ट कर दिए, एक में रख दिया सोल्यूशन और एक में रख दिया सॉल्वेंट। तो जब ड्राई एयर को ऐसे मान के चलो कि जितना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता, सोचो ड्राई एयर प्योर सॉल्वेंट पे अगर भेज दी जाती तो क्या वो सारा मॉइस्चर उठाती और सैचुरेट हो जाती? क्या तुम्हें एक बात समझ में आती है कि अगर सूखी हवा राजस्थान की साइड से आ रही है और वो मॉइस्चर उठा लिया उसने, तो वो हमारे यहाँ बारिश करेगी? ये नहीं कि हमारा वेपर प्रेशर उठा के ले जाएगी, हमारे यहाँ बारिश क्यों करेगी? कि जो वो वेपर उठा के ला रही है उसको यहाँ रिलीज करेगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो फंडा समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
तो ये सवाल कहता है कि यहाँ पे हमें सोल्यूशन का वेट लॉस मिला 2.5 ग्राम्स और यहाँ मुझे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में घटाव मिला 0.04 ग्राम्स। तो क्या मैं बोल दूं कि जो घटाव आया है वेपर प्रेशर में, आरएलवीपी क्या होता है मेरा? आरएलवीपी होता है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू काई ऑफ सल्यूट। यही होता है ना आरएलवीपी का मामला। तो क्या ये जो 0.04 ग्राम है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब मैं क्यों बताती हूँ, क्या तुमको ये ग्राम्स दिखता है? पानी है, पानी उड़ रहा था तो पानी का इतना ग्राम हवा उड़ा के ले गई, लेकिन ये कब उड़ा के लेगी? जब वो पहले से ही 2.5 ग्राम पानी अपने अंदर लेकर आ रही थी और 2.5 ग्राम में से 0.04 और एक्स्ट्रा उठाया उसने बस। बल्कि यहाँ पे वेपर प्रेशर तो 2.5 ग्राम से ज्यादा का बना हुआ क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। आई बात समझ? तो क्या ये जो सोल्यूशन के ऊपर वो जो आया वेट लॉस है, क्या वो 0.04 ग्राम डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और क्या जो पी नॉट है क्या वो 2.5 ग्राम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? और क्या यही मेरा काई ऑफ सल्यूट निकल के आ गया? बोल, सवाल समझ में आया? और मैं तुमको बताती हूँ क्यों ऐसा, कैसे सुनो। क्या मुझे मास अगर किसी चीज का पता चल जाए, मान ले मैंने बोला भाई 2.5 ग्राम पानी ने वेपर प्रेशर बनाया, तो क्या गिवन मास में मोलर मास से मोल्स निकलता है? क्या गिवन मास में मोलर मास से मोल्स निकलता है? क्या वेपर्स के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हो? किसी भी गैस के लिए गैसियस इक्वेशन लगा सकते हो ना। तो जितने मोल्स बढ़ेंगे तो क्या उतना उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्या मैं सब कुछ कांस्टेंट अगर रख लूं तो क्या मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? और मोल्स के लिए मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो क्या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? तो प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई कोई सम कांस्टेंट के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो तो कट जाएगा। आया ना? तो मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल किस सोच से बनाया गया है? इन्होंने अब की बार कंटेनर खुला रखा और ड्राई गैस पास करा दी, भाई जैसे ही उड़ेगा ड्राई गैस उस वेपर को लेके जाती जाएगी, तो वो पानी इसमें रहेगा नहीं, वो पानी ड्राई गैस ले गई, तो ऑब्वियसली इसका पानी जो उड़ा उतना वेट लॉस आ गया ना। और अगर कंटेनर बंद रहता तो क्या इसमें मास का डिक्रीज आता? नहीं आता। नहीं, सवाल समझ में? ये क्वेश्चन यहाँ अटकता है, तो ये बेसिक पढ़ना है। समझ आई बात? 13 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तुमसे पूछा गया, पूछा था तुमसे इसमें व्हाट इज द मोलर वेट ऑफ सल्यूट। तो बहुत ही सिंपल है, पानी के अंदर है और तुमने 5 ग्राम सल्यूट मिलाया 80 ग्राम पानी में, तो डालो जरा कि 0.04 बाय 2.5 इज मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है? 5 बटे मोलर मास ऑफ सल्यूट अपन 5 बटे मोलर मास ऑफ सल्यूट प्लस 80 बटे 18। हाँ या ना? सही बात है। तो क्या मोलर मास इसको x इसको t मान लो, तो t अपॉन t प्लस, तो 2 9 जा 240 जा, तो 40 बाय 9 कितना आता है? तो 9 को तो 36, तो 4.2, तो अप्रोक्सीमेटली 40 बाय 9 ही कर लीजिए, तो 90 और ये 9 ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज 0.04 into 10 and that is 225 into 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो 25 ये 4 का हो गया और ये 2 2 और ये 2 5 हो गए, 5 5 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 90 अपॉन 90 प्लस 40 एंड दैट शैल बी 1/10। क्रिस क्रॉस कर दे तो 90t इक्वल्स टू 90 प्लस 40, तो 81t शैल बी 40। तो t का वैल्यू मेरे पास आ गया 40/81 और मैंने t किसे माना था? 5/m। तो क्रिस क्रॉस कर दो तो 5 8 जा 40, तो 8m इक्वल्स टू 81, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट है 81/8 अंदाजन 10 पॉइंट समथिंग। सवाल क्लियर हुआ? बोलो अभिषेक को कुछ समझ में आया? क्लास 12 आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आई डोंट नो व्हिच ईयर दिस क्वेश्चन, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पार्ट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्वेश्चन वहां से उस साल की टफेस्ट, हाँ मतलब मेरे से 1 साल आगे पीछे का क्वेश्चन मेरे से पहले का। ठीक है, सवाल क्लियर है? मेरे नाम ठीक है, ऑलराइट। 13 क्वेश्चन अभी समझ में आ गया? स्टार मार लो, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एक बार रिवाइज घर पे जाके खुद करना पड़ेगा।
हो जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। ठीक है बेटा, अब ये बेसिकली बस इतना ही तो तुमको याद रखना था कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर लिया था हम लोगों ने? 21 कर लिया था। 22 को होल्ड पे डाल दो अभी 2 मिनट के लिए। 23 कर लिया था। 23 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, पाई इज इक्वल टू CRT, पर कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम एनहाइड्रस CaNO3 होल्ड वाइज। तो एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट के लिए आपको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जिस मर्जी यूनिट में बता दो। अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, मतलब क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट। तो बीकर में हमने डाला 1 मोल, अंदर जाके हो गया 3 मोल, क्योंकि जब ये टूटेगा तो क्या मुझे Ca+2 और NO3-1 के 2 कंपोनेंट्स दे देगा बेटा। नहीं आई बात समझ? तो ये मुझे असली में 2 पार्टिकल्स तोड़ के दे रहा है, क्योंकि एक Ca+2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2-1 चाहिए। तो क्या मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना चाहिए? सुनो ध्यान से कि ये C मोलारिटी है, ये C मोलारिटी है। कैसे निकाले मोलारिटी? देखो, क्या ये मास परसेंट क्या दे रखा है? 20/100। वेट मतलब ग्राम्स और वॉल्यूम मतलब ml, कि 20 ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा सल्यूट होता है और नीचे वाला हमेशा सॉल्वेंट सोल्यूशन होता है। तो बस लगा दो बस। तो मोलारिटी कितनी आएगी तुम्हारे पास? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट ये रहा तुम्हारा, तो मोलर मास क्या पड़ेगा इसका? 40 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 16 3 का 48 इंटू 2। तो ये हो गया मेरे पास 50 62 62 इंटू 2 तो 124 प्लस 40। सो दिस इज 460 164 ग्राम्स पर मोल। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? मेरे पास आ गया गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या मुझे 100 पता चल गया यहाँ से? क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकती हूँ? ये चीज समझ में आ गई? तो 100 ml सोल्यूशन था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम था, बाकी फॉर्मूले में डाल दिया। तो ये मेरे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन C। R मैं एटमॉस्फेयर में निकालना चाहती हूँ प्रेशर, तो 0.0821। टेम्परेचर मैंने डाल दिया 273। अब I क्या डालूं? अज्यूमिंग I मेरा वैन टॉप फैक्टर क्या कहता है? I होता है 1 + n-1 अल्फा। ऐसे कर लो, अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन। तो 100% डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा 100% मतलब 100/100, तो अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 है। और CaNO3 होल ट्वाइस कितने में टूटता है? 3 में, तो N 3 है। तो ये क्या बच गया? 3 - 1 2 2 × 1 2 + 1, और वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 में टूटा। समझ में आई बात?